नमस्कार, नई पर राष्ट्रीय मुद्दा कार्यक्रम में आप सब लोगों का स्वागत है। हमारे साथ प्रोफेसर अभय कुमार दुबे हैं, जिनसे हम तकरीबन रोज ही देश की राजनीति के बारे में बातचीत करते हैं। अभय सर नमस्कार। नमस्कार। कल कल 7वें चरण का चुनाव है हम्म, और आपने पहले ये कहा था कि तकरीबन यह तय है कि जो चुनाव के नतीजे आने वाले हैं, वो एक दिशा पकड़ चुके हैं और इस चरण के मतदान का ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो क्या हमें इस चरण के मतदान को इस रूप में देखना चाहिए या कुछ असर पड़ भी सकता है? देखिए, जहां तक मुझे पता है कि पश्चिम बंगाल में 9 सीटों के ऊपर चुनाव है। और अगर आप इन 9 सीटों का इतिहास देखें 2019 का, तो आपको मालूम पड़ेगा कि सारी की सारी सीटें तृणमूल कांग्रेस ने जीती थी। और केवल एक दमदम की सीट को छोड़कर, जहां 50-55 हजार का फर्क था, अंतर था जीत का, बाकी सभी सीटों पर 2 लाख, 2.5 लाख, 1.5 लाख, 3.5 लाख इस तरह का तृणमूल कांग्रेस का अंतर था। इन सभी सीटों पर तृणमूल कांग्रेस का जो औसत वोट था वो 51-52% था। यानी जो पूरे पश्चिम बंगाल में जो वोट मिले थे ममता बनर्जी को, उससे भी ज्यादा था इन 9 सीटों पर उसका औसत। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि ये 9 सीटें तृणमूल कांग्रेस के लिहाज से कितना मजबूत है। इनमें इन सीटों पर बीजेपी को तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए बहुत बड़ा प्रयास करना पड़ेगा, बहुत जबरदस्त लहर उनके पक्ष में हो, तभी वो इन सीटों को तृणमूल कांग्रेस से छीन सकती है। और अगर भारतीय जनता पार्टी इन सीटों को तृणमूल कांग्रेस से छीन सकती है, तो ये मान के चलिए कि उसको 35-36 सीटें मिलेंगी। मतलब इसका मतलब है कि भाजपा के पक्ष में वहां कोई एक लहर चल रही है, जो कि ऐसी लहर कोई दिखाई नहीं पड़ती। सभी लोग मान रहे हैं कि भाजपा करारी टक्कर दे रही है, लेकिन हाथ तृणमूल कांग्रेस का ही भारी है। अब आप आइए बिहार के ऊपर। बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार तो 40 में से 39 सीटें जीत ली थी। तो जितनी भी सीटें होती हैं तकरीबन सभी एनडीए की या भारतीय जनता पार्टी की ही होती हैं। लेकिन वहां जैसा कि सब लोग मानते हैं और इस बात में कोई विवाद नहीं रह गया है कि वहां पर कांग्रेस और तेजस्वी यादव यानी राष्ट्रीय जनता दल मिलकर भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को बहुत करारी टक्कर दे रहे हैं। जैसा शुरू में लग रहा था वैसी स्थिति वहां पर नहीं है। तो वहां भी भारतीय जनता पार्टी को अपना गढ़ बचाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कहीं भी चुनाव आसान नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो हम जानते ही हैं कि बिल्कुल मामला बदला हुआ है। कहीं भी चुनाव आसान नहीं है। जो जो लोग ऐसे पत्रकार जो कहते हैं, टीवी पे कहते हैं कि हमने विद्यार्थी परिषद से शुरुआत की, फिर मैंने भारतीय जनता पार्टी में पोस्टर लगाए और कुर्सियां बिछाई, हैं, उसके बाद में मैं संघ से जुड़ गया और मेरे नजदीकी संबंध हैं, मेरे बेटे की शादी में नरेंद्र मोदी भी आ चुके हैं, मोहन भागवत भी आ चुके हैं और हमारे यहाँ संघ परिवार के लोग आते हैं। मतलब ऐसे पत्रकार जो टीवी पर खुल के ये बातें कहते हैं, अभी अभी मैंने सुनी उन्हीं के मुंह से, वो आपको सुना रहा हूँ। वो भी ये मान रहे हैं कि चुनाव में करारी टक्कर है, ये चुनाव एक तरफा नहीं है। जबकि चुनावी मुहिम शुरू होने से पहले, मैं प्रभु चावला की बात कर रहा हूँ, नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। अभी 2 दिन से लगातार वो जब कोई अपनी बात शुरू करते हैं, हमारे साथ पैनल में होते हैं, तो ये सब जरूर बताते हैं अपना इतिहास। तो वो खुद कह रहे हैं कि चुनाव में करारी टक्कर है। कौन जीतेगा कौन हारेगा इस बात की घोषणा करना बहुत मुश्किल है। तो एक ऐसा चुनाव जो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, मतलब बीजेपी वाज रनिंग अवे विद द इलेक्शन, दैट वाज द इंप्रेशन इन द वेरी इनिशियल स्टेजेस में। तो वो ये जब स्थिति थी, वो स्थिति में आप सब लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय चुनाव में इतनी करारी टक्कर है। भाई हम ही लोग आलोचना करते थे कि विपक्ष में एकता नहीं है, विपक्ष ने अपना संयोजक नहीं चुना, कोई मैंने जाने ये बात हजारों बार कही होगी कि उन्होंने न्यूनतम साझा कार्यक्रम नहीं बनाया वगैरह वगैरह। लेकिन अंततः मतदाताओं में एक इस तरह की बात है, मतदाताओं के चिंतन में एक इस तरह की बात आई है जिसने इस चुनाव में विपक्ष की टक्कर को, विपक्ष की चुनौती को प्रासंगिक बना दिया है। वरना विपक्ष की चुनौती शुरू में अप्रासंगिक लग रही थी। और ये एक ऐसी घटना है जिसका जिसका पूर्वानुमान मैंने तो कम से कम नहीं लगाया था, दूसरे लोगों ने लगाया हो तो मैं उनको विनम्रता से प्रणाम करता हूँ कि भाई वो ये चीज देख पाए, मैं तो नहीं देख पाया था इस चीज को। और ये चीज ये बताती है कि जिस चीज को जिन लोग जिसको हम सबसे ज्यादा हल्के में लेते हैं और चर्चा ही नहीं करते उसके ऊपर, उसका नाम है मतदाता। हम लोग पार्टियों के ऊपर चर्चा करते हैं, पक्ष विपक्ष के ऊपर चर्चा करते हैं, उनकी रणनीतियों पर चर्चा करते हैं,
ये सब होता रहता है। अंतर्राष्ट्रीय शक्तियों के प्रभाव की चर्चा करते हैं, पूंजीपतियों के प्रभाव की चर्चा करते हैं, कारपोरेट सेक्टर की चर्चा करते हैं, राजनीतिक विचारधाराओं की चर्चा करते हैं, कोई सामाजिक न्यायवादी है, कौन मार्क्सवादी है, कौन हिंदुत्ववादी है, कौन उदारतावादी है, ये सब बातें हम लोग करते रहते हैं, कौन अम्बेडकरवादी है। लेकिन मतदाता क्या सोच रहा है, इसको जानने की न हमारी तरफ से कोई कोशिश होती है और न ही इसको जानने के कोई बहुत ज्यादा अच्छे औजार हमने विकसित किए हैं। ओपिनियन पोल में कुछ कुछ उसकी राय निकल कर आती है, लेकिन वो भी ओपिनियन पोल इस तरह डिजाइन किए जाते हैं कि उसमें यही होता रहता है, भाई प्रधानमंत्री कितने लोकप्रिय हैं, प्रधानमंत्री पद के चेहरे के रूप में दूसरा पहला नंबर किसका है, दूसरा नंबर किसका है, यही सब बातें होती रहती हैं। और इन सब बातों के चक्कर में मतदाता के मन में झांकने की टेक्नोलॉजी कैसे विकसित की जाए, ये हम लोग नहीं समझ पाते, करते ही नहीं कोशिश। और मेरा, कमल में पहले भी कह चुका हूं कि 2 सर्वे एजेंसियों के साथ इस बीच में लगातार मेरी अन्योन्य क्रिया रही। एक तो CSDS लोकनीति, जो हमारे पुराने साथी और मित्र भी हैं वो सब लोग, और दूसरे यशवंत देशमुख का सी वोटर। ये देश की 2 प्रमुख और बहुत काफी पुरानी और भवी सर्वे एजेंसियां हैं। इन दोनों के कर्ता-धर्ताओं के साथ मेरी अन्योन्य क्रिया रही और इनके डेटा की हम लोगों को जानकारी रही, वो डेटा प्रकाशित या प्रसारित होता रहा और हम लोग उसके ऊपर चर्चा करते रहे। ये डेटा, इस डेटा में 2, अभी मैं इस बात को इसलिए आपके सामने रख रहा हूं कि क्यों, कहां पे वो जगह है जहां टटोलने में पता लगता है कि मतदाता का मन कहां है और हम लोग उसे नहीं टटोल पाते। एक सवाल जिसका मैंने जिक्र किया था नई परख के मंच पर, जो सी वोटर ने पूछा था कि भाई आपकी समस्याएं कौन सी पार्टी हल कर सकती है, तो जब उसमें निकल के ये आया कि साहब 32% लोग कह रहे थे कि बीजेपी हल कर सकती है और 18%, 16% लोग कह रहे थे कि कांग्रेस हल कर सकती है और 16% लोग कह रहे थे कि कांग्रेस हल कर सकती है और 46% लोग कह रहे थे कि कोई हल नहीं कर सकता। 4% लोग कह रहे थे कि हमें नहीं पता कोई हल कर सकता है नहीं कर सकता है, नहीं, उनको भी आओ उसमें जोड़ लीजिए। तो 50% लोग कह रहे हैं कि हमारी समस्याओं को कोई हल नहीं कर सकता है इस देश में, किसी पार्टी में ये क्षमता नहीं है। तो अब इस चीज को 2 तरह से पढ़ा जा सकता है। एक तो ये हम कहें कि भाई पूरे सिस्टम के खिलाफ पूरी जो पार्टी प्रणाली है उससे लोग निराश हैं। आधे लोग तो कम से कम कह रहे हैं कि भाई आधे लोगों को ये पार्टी प्रणाली भरोसा नहीं है। दूसरा पढ़ने का तरीका ये है कि जो सत्ता में है, निराशा मुख्य तौर पर उसके प्रति है। सत्ता में कौन है? 10 साल से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी या अधिकतम राज्यों में उसकी सरकार है। आप कोई भी सर्वे एजेंसी कोई भी सैंपल बनाए, उस सैंपल में सबसे ज्यादा हिस्सा तो उत्तर भारत, मध्य भारत और पश्चिम भारत का होगा। जब उसमें 50% लोग कह रहे हैं कि कोई पार्टी नहीं, तो कोई पार्टी का मतलब है भाजपा के प्रति निराशा है। ये भाजपा ने शासन किया उसके प्रति निराशा है। तो वहां पे सुराग दिखाई पड़ता है कि इस चुनाव में टक्कर क्यों हो गई। इसी तरीके से लोकनीति के सर्वे में, लोकनीति का सर्वे कहता है कि भाई इस बार भाजपा को 40% वोट मिल सकता है, लेकिन इस 40% वोट में 12% वोट ऐसा है, 12% बहुत बड़ा प्रतिशत है, जो बड़े अनमना भाव से भाजपा का समर्थन कर रहा है। भाजपा का समर्थन करने की उसकी इच्छा नहीं है, वो इसलिए समर्थन कर रहा है क्योंकि उसे कोई विकल्प नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये तो इस गारंटी नहीं ली जा सकती कि वो 12% अंततः भाजपा को समर्थन कर ही देगा। हो सकता है 10% समर्थन करे, 2 समर्थन न करे, हो सकता है 6% समर्थन न करे, हो सकता है 8% लोग उसका समर्थन न करें भाजपा का। तो ये चीज बताती है कि चुनाव दरअसल शुरू से ही दोनों सिरों से खुला हुआ था और हम लोग ज्यादा देख नहीं पाए। केवल मैंने तो जो सी वोटर पे सवाल पूछा था उसके लिए यशवंत देशमुख को खुद बधाई भी दी थी कि आपने एक ऐसा सवाल पूछा और ऐसा डेटा निकाल के आप लाए जो बहुत कुछ कहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जी आप मुझे बधाई दे रहे हैं, लेकिन इतना ये मैं भी समझता हूं कि डेटा बहुत ही मानीखेज है, बहुत ही अर्थपूर्ण डेटा है ये, लेकिन किसी आपके अलावा किसी ने मुझे इसके ऊपर बधाई नहीं दी। क्योंकि मतदाता के मन को पढ़ने में किसी की दिलचस्पी नहीं है। वो चुनाव, ये सेफोलॉजी का जो खेल है उसमें मतदाता है ही नहीं। दरअसल उसमें मतदाता सैंपल के तौर पे आता है, लेकिन उससे जो नतीजे निकाले जाते हैं वो नतीजे कुछ और होते हैं। आखिर
एक जो मुद्दा था राम मंदिर का मुद्दा, उस पर भारतीय जनता पार्टी को काफ़ी भरोसा था। 1 साल पहले से अमित शाह ये कह रहे थे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जा रहे हैं कि 24 में तो राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। लेकिन ऐसा लगता है कि ये मुद्दा नहीं चल पाया, इस पर एक आम सहमति भी दिखती है विश्लेषकों में। इसका क्या कारण मान सकते हैं? देखिए, राम मंदिर का मुद्दा तो बाबरी मस्जिद टूटने के बाद में कभी नहीं चला। राम मंदिर के मुद्दे का राजनीतिक लाभ भाजपा को जो कुछ मिला वो बाबरी मस्जिद टूटने तक ही मिला। मैं कहता हूं 6 दिसंबर 1992 के बाद राम मंदिर के मुद्दे ने क्रमशः राजनीतिक लाभ देना बंद कर दिया। 92 के बाद 93 में जैसे ही उत्तर प्रदेश में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी वहां सरकार नहीं बना पाई। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अयोध्या में हार गए चुनाव। ये सारे तथ्य हैं। उसके बाद आप देखिए भाजपा ने उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार 2017 में आके बनाई। आप कल्पना कीजिए इस बात का। बाबरी मस्जिद तोड़ने के बाद में भाजपा इतने तमाम सालों तक उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बना पाई। 1992 के बाद में 2017 में सरकार बना पाई भाजपा। आप इससे अंदाजा लगाइए, 17 और 8 25 साल बाद भाजपा की सरकार वहां बनी है पूर्ण बहुमत की, और वो भी राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं चुनी गई वो सरकार। 2022 में फिर सरकार बनी, वो भी राम मंदिर के मुद्दे पर नहीं चुनी गई। इसीलिए जब इसमें बहुत ज्यादा कोलाहल मचाना शुरू किया, शोर मचाना शुरू किया भाजपा वालों ने और भाजपा समर्थकों ने, तो मैंने कहा था कि राम मंदिर का मुद्दा अभी भी नहीं होगा। वो एक केवल डिस्कोर्स को दक्षिणपंथी बनाए रखने में, हिंदुत्ववादी बनाए रखने में मददगार मुद्दे की तरह ही उसका इस्तेमाल होगा। मैं लगातार इस बात को कहता रहा। मैंने उसके लिए जो एक रूपक चुना था, वो रूपक ये था, जैसे हिंदी फिल्मों में अग्रभूमि में लगातार मारकाट और संघर्ष चलता रहता है और पृष्ठभूमि में एक संगीत चलता है, तो उस अग्रभूमि में जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनको प्रभावी बना देता है। लेकिन वो संगीत मुख्य बात नहीं है, मुख्य बात तो वो है जो अग्रभूमि में हो रहा है। मेरी बात को किसी ने नहीं माना। संजय जी भी कहते थे टीवी पे, नहीं राम मंदिर ही मुद्दा होगा, इसके अलावा कोई मुद्दा नहीं होगा। सब बड़े बड़े लोग सब कहते थे राम मंदिर ही मुद्दा होगा, और उसके लिए बहुत सारे तथ्य दिए जाते थे। ये कहा जाता था कि बीजेपी ने इतने हजारों लाखों गांवों में अक्षत भिजवाया है, वहां पर इतने ज्यादा वो उसने टी शर्ट बांटी है, यहाँ पे कीर्तन सुनाया जा रहा है, और इतने लाखों लाखों लोग रोज रामलला के दर्शन करेंगे। ये तमाम बातें, और पूरा देश के सारे अभिजन, सारे फिल्म स्टार, सारे स्पोर्ट्स स्टार, सारे बड़े बड़े पूंजीपति, न जाने कौन कौन गायक, सबको वहां पर अयोध्या में जमा किया गया प्राण प्रतिष्ठा के वक्त। और पूरी प्राण प्रतिष्ठा, सारे रिपोर्टर वहां थे, सब भजन और चौपाइयां पढ़ रहे थे। सारी लड़के लड़कियां, रिपोर्टर, नौजवान हैं, सब माथे पे त्रिपुंड लगाए हुए और वो रामनवमी दुपट्टा ओढ़े हुए, सब वहां पे सब रामचरितमानस की चौपाइयां रट के गए थे। वो सब चौपाइयां दिन दिन भर 1 हफ्ते तक सुनाते रहे ये लोग। 1 हफ्ते पहले भेज दिए गए थे वहां पे। ये इतना बड़ा आयोजन किया गया और राजनीतिक प्रभाव की दृष्टि से डबल जीरो साबित हुआ। डबल जीरो, सिंगल जीरो भी नहीं। इसीलिए राम मंदिर केवल जो राजनीतिक विमर्श है उसको दक्षिणपंथी बनाए रखने के लिए, हिंदुत्ववादी बनाए रखने के लिए और विपक्ष को थोड़ा बैकफुट पर डालने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। लेकिन राम मंदिर की वजह से भारत की जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने वोट देना बहुत मुद्दतों से बंद कर दिया। इन चुनाव के बारे में हम ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन इस पर निर्भर करेगा कि वो अपने इस नुकसान को कितना कम कर पाती है। तो इस रूप में हम इसका अध्ययन करें और इस रूप में इसकी निर्णयों की देखिए, अगर केवल कुछ सीटों का नुकसान होता है, कुछ का मतलब बहुत थोड़ी सीटों का नुकसान होता है, तो फिर कोई ज्यादा नुकसान नहीं होता है। फिर तो ये है कि भाई एक बड़ी पार्टी है, उसे चुनाव जीतते हुए 2 चुनाव वो जीत चुकी है, अब तीसरे चुनाव में मान लीजिए थोड़ी सीटें कम हो गई, तो उससे कोई ज्यादा प्रभाव उसका नहीं पड़ेगा, कि ये सब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो ये प्रभाव तब पड़ेगा जबकि जो नुकसान जो है ना, उल्लेखनीय नुकसान हो। अब ये उल्लेखनीय नुकसान, एक खास उल्लेखनीय शब्द मैंने जानबूझकर चुना है, ना तो उल्लेखनीय नुकसान कम है और ना बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा का मतलब ये है कि भाजपा 200 के पास पहुंच जाए, मतलब 80, 90, 100 सीटों का नुकसान हो, और कम का मतलब ये है कि 5-10 सीटों का नुकसान हो।
या 20-25 का हो तो कुछ भरपाई हो जाए इधर उधर से और बाकी नुकसान घट के 5-10 सीटों का रह जाए। एक उल्लेखनीय नुकसान जिसमें मैं कहता हूं कम से कम 40 से 50 सीटों का नुकसान भाजपा को होगा, तब फिर चुनाव की लोकतंत्र की दिशा में परिवर्तन होगा। तब ये कहा जाएगा कि मतदाताओं ने एक कोर्स करेक्शन किया है। एक बात जो कयासबाजी ज्यादा लग सकती है, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी को कितनी सीटें आएंगी जब ये माना जाएगा कि नरेंद्र मोदी खतरे में है, भले ही भाजपा की सरकार बन जाए? देखिए 50 सीटें अगर भाजपा की कम हो जाती हैं, इसका मतलब ये है कि भाजपा 250, 245, 40 इधर के 50-60 सीटों में आ जाएगी भाजपा। तो उसमें नरेंद्र मोदी की जो शेखीखोरी है, जिसमें वो एक तरह के मतलब अपने आप को विश्व विजेता और भारत विजेता और विश्व विजेता के रूप में पेश करते हैं, अब तो भगवान के रूप में भी पेश करने लगे हैं अपने आप को, तो वो उस चीजों के ऊपर सवालिया निशान लग जाएगा। और फिर ऐसा होगा तो फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के दबाव में भी उनको आना पड़ेगा। अभी तो स्थिति यह है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अगर काला कहता है तो वो सफेद कहते हैं, वो नीला कहता है तो ये पीला कहते हैं, वो हरा कहता है तो ये लाल कहते हैं। ऑर्गेनाइजर में लिखा गया कि केवल मोदी को हिंदुत्व के नाम पर नहीं आप जीत सकते चुनाव, तो उन्होंने मोदी के नाम पे ही अगले 3 चुनाव लड़े अपने नाम पर, और पूरा लोकसभा चुनाव अपने नाम पर लड़ रहे। उन्होंने संघ की कोई बात नहीं मानी इस बीच में। आखिरी बार 2015 में उन्होंने संघ की एक बात मानी थी, उसके बाद से आज तक उन्होंने संघ की कोई बात नहीं मानी। इसका मतलब यह है कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो संघ की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी फिर तो? नहीं, संघ तो पहले से उनकी अधीनता में जाता रहा। एक तरह मोदी जी के चुनाव में खराब प्रदर्शन करने से संघ की स्वायत्ता भी वापस आएगी। जैसे बहुत सारे पिता होते हैं ना, उनके बेटे पूरी तरह से उनके व्यवसाय पे भी कब्जा कर लेते हैं और जो मन में आए करते हैं और व्यवसाय में फायदा भी पहुंचा रहे हो। ऐसा नहीं कि वो घटिया किस्म के व्यवसायी हो, फायदा ही पहुंचा रहे, बाप की कोई बात नहीं मान रहे। बाप जो कहता है उसका उल्टा करते हैं और दिखाते भी हैं, उनको ठेंगा भी दिखाते हैं, देखो हमने तुम्हारा उल्टा किया इसीलिए हमें कामयाबी मिल रही है। भाई जब तक बेटे को धक्का नहीं लगेगा तब तक बाप कैसे कहेगा जो तुमने हमारी राय नहीं मानी इसलिए तुम्हें नुकसान हुआ। तो ये तो बाप बेटे का ऐसा झगड़ा है ना। कांग्रेस ने यह फैसला किया है कि वो एग्जिट पोल की डिबेट में उनके प्रवक्ता नहीं जाएंगे। अखिलेश यादव ने आज एक चिट्ठी जारी की अपने कार्यकर्ताओं के नाम और उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल चाहे जो भी बताए, आप बहुत धैर्य के साथ मतदान में ध्यान देंगे। तो विपक्ष की जो ज्यादा एक तरीके से संजीदगी है या उनका सावधान रहने की जो प्रवृत्ति है, उसे आप कैसे देखते हैं? विपक्ष के लिए पूरा मामला करो या मरो का है, तो विपक्ष को तो इस सब सावधानी रखनी चाहिए। उन्होंने कल शाम को 5 बजे के बाद जो बैठक बुलाई है, उस बैठक का मकसद ही ये है कि अब आखिरी मोर्चा रह गया है मतगणना का, उसमें कोई ढील ढाल ना की जाए। एक आखिरी सवाल जो कि फिर से कयासबाजी की तरह ही है, जो किसी ने आज मुझसे कहा कि अगर जरूरत पड़ी और खड़गे को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया गया तो चंद्रबाबू नायडू जैसे लोग भी आ सकते हैं दक्षिण भारत के नाम पर। क्या इस तरह की संभावनाएं भी बन सकती हैं? देखिए अभी इन तरह की बातों पर कयास लगाने का कोई मतलब नहीं है। चंद्रबाबू नायडू भाजपा के साथ में गठजोड़ में चुनाव लड़ रहे हैं। वो केवल तभी भाजपा को छोड़कर विपक्षी गठजोड़ में जाएंगे जबकि भाजपा के नतीजे बहुत खराब रहते हैं, और भाजपा के नतीजे बहुत खराब रहेंगे तो कौन जाएगा भाजपा के साथ? कोई नहीं जाएगा। जो चंद्रबाबू नायडू देखिए अभी जो लोग अभी तमाम ये बिहार में मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और ये उत्तर प्रदेश में निषाद और राजभर हैं, ये रहेंगे भाजपा के साथ? क्या कोई नहीं रहेगा भाजपा के साथ, सब इधर चले जाएंगे। लोग सत्ता के साथ रहते हैं, व्यक्ति के साथ नहीं रहते, ना पार्टी के साथ रहते हैं, और छोटी पार्टियां तो बिल्कुल ऐसा ही करती हैं हमेशा। आज की बातचीत को हम ये सब लोग नरेंद्र मोदी की आज तारीफ करते नजर आते हैं, सब नुक्स निकालने लगेंगे उनकी, हमसे भी ज्यादा उनकी आलोचनाएं करने लगेंगे तो कहेंगे हम जो कह रहे थे वो सही है। बहुत से लोग खेद भी व्यक्त कर रहे हैं। आपको पता है ना, जब पश्चिम बंगाल विधानसभा का चुनाव जब तृणमूल कांग्रेस ने जीत लिया तो चुनाव से पहले हालत ये थी कि लोग लाइन लगाकर तृणमूल छोड़ रहे थे, भाजपा के दफ्तरों के सामने लाइन लगी रहती थी भाजपा में भर्ती होने के लिए लोगों को। फिर लोगों ने इस रिक्शों पे लाउड स्पीकर लगवाए और माफी मांगी कि हम पार्टी छोड़ के चले गए थे, माफी मांग के तृणमूल कांग्रेस में वापस गए। ये इस बात का सबूत है कि राजनीति किस तरीके से पलटती है।
आज की बातचीत को हम यहीं विराम देते हैं। हम कल फिर मिलेंगे और देश की राजनीति के बारे में प्रोफेसर अभय दुबे से बातचीत करेंगे। आज की बातचीत के लिए सर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।